नारायण एंड हाय, आई एम सीमा एंड आप सबका तरणा डिफेंस एकेडमी चैनल में स्वागत है। एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज फिर से हम एक टेस्ट सीरीज करेंगे। उससे पहले प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, ठीक है। और आप जैसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है इन टेस्ट सीरीज़ का बेनिफिट उठा सके और अपने आप को उनको भी पता चल जाए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है। तो अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए जो है हमारा आज का टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट ऑलवेज हमेशा होता है जीके का पोर्शन, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे इतिहास का जनक कहा जाता है? बताइए, आर्किमिडीज को, यूक्लिड को, हेरोडोट्स को या हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है? जब भी इतिहास के जनक की बात आती है तो हमेशा किसके बारे में जिक्र होता है? हमेशा होता है हेरोडोट्स के बारे में। हमेशा इतिहास का जनक जो है वो हेरोडोट्स जो है, उससे ही इतिहास का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। उन्होंने ही इतिहास के बारे में सबसे पहले लिखना स्टार्ट किया था, इसलिए इतिहास का जनक जो है किसे कहा जाता है? हेरोडोट्स को, ठीक है। अब देखिए, शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा था? बताइए, शिवाजी ने एक बार, दो बार, चार बार या इनमें से कोई नहीं? तो शिवाजी तो जो थे उन्होंने सूरत को जो है वो 2 बार लूटा था। कितनी बार लूटा था? 2 बार लूटा था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल या आयन मंडल? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्षोभ मंडल बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है? क्षोभ मंडल। क्या बोला जाता है वायुमंडल की सबसे निचली परत को? क्षोभ मंडल, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ये बोल रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए, कुंवर सिंह, उर्मिला सिंह, रामेश्वर ओरोन या नंद कुमार साई? बताइए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? बताइए, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुंवर सिंह। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जो है उनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, AIIB का विस्तारित रूप क्या है? बताइए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन बैंक, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अब इसमें से आप बताइए कौन सा राइट होगा? AIIB की फुल फॉर्म, डेली एक फुल फॉर्म का क्वेश्चन होता है और मैं डेली आपको सेम बात रिपीट करती हूँ कि इस क्वेश्चन को तो आप डेफिनेटली जितने क्वेश्चन मैं करवाती हूँ वही कर लीजिए, आपके लिए इनफ है, ठीक है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन बैंक, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? तो ऑप्शन नंबर डी AIIB जो है उसका विस्तारित रूप हो जाएगा आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, ट्रैक शब्द किस खेल से संबंधित है? बताइए, ट्रैक शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, एथलेटिक्स से, गोल्फ से या बॉक्सिंग से? तो जो ट्रैक शब्द है वो आपका एथलेटिक्स से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अभी लास्ट एक क्वेश्चन पूछा था गिल्ली किससे संबंध है, तो वो हमारा आया था क्रिकेट का। तो एक क्वेश्चन जो है वो खेल से भी मोस्टली आपको पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं डेली एक क्वेश्चन जो आपका खेल का भी लेके आती हूँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बताइए, साहित्य की बात आते ही साहित्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी मैंने पूछा था, 2 से 3 दिन पहले। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्रथम भारतीय वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, CV रमन, VS नायपॉल या अमर्त्य सेन? बताइए। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकासशील देश वह है जिसमें स्थिर मूल्यों पर बढ़ता हुआ GDP हो, स्थिर मूल्यों GNP हो। GNP का मतलब हो गया ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जो नेशनल लेवल पे जिसकी ग्रोथ होती है। तो विकासशील जो है वो देश कैसे होता है? बताइए, स्थिर मूल्यों पर स्थित
जीएनपी हो, वर्तमान मूल्यों पर बढ़ता हुआ जीएनपी हो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो विकासशील देश वह है जिसमें स्थिर मूल्यों पर बढ़ता हुआ जीएनपी हो, की प्राइस फिक्स्ड हो, उस पर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है उसकी वैल्यू आपकी जो है वो बढ़ रही हो, फिक्स्ड वैल्यू उस पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है? भारतीय सेना जो है उसका सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? थल सेना अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। बताइए कौन होता है? तो भारतीय सेना जो उसका सर्वोच्च कमांडर जो है वो आपका राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, मनीला कहाँ स्थित है? बताइए मनीला जो है वो कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस या हवाई द्वीप। बताइए। तो मनीला जो है वो आपका फिलीपींस में स्थापित है, कि जो फिलीपींस है उसकी राजधानी है मनीला। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बताइए मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति। बताइए। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है उसको वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? बताइए भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को, अधिकार को, नागरिकता को या कानूनी अधिकार को? तो भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो आपकी प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना जो है उसको भारतीय संविधान की आत्मा के नाम से भी पुकारा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए सभी, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है आपका? न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन डीसी में, पेरिस में या जिनेवा में? ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र WTO का हमने कल जो टेस्ट सीरीज की थी उसमें हमने पूछा था कि WTO का जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय, वो कहाँ है? वो तो आपका क्या है, जिनेवा में था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका मुख्यालय आपका कहाँ आ जाएगा? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार सिकंदराबाद, हैदराबाद, मुंबई या पणजी? चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार जो है वो आपकी हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, राजा रवि वर्मा थे एक, राजा रवि वर्मा जो है वो क्या थे? एक चित्रकार, तबला वादक, सितार वादक, शास्त्रीय गायक। तो राजा रवि वर्मा जो थे वो एक बहुत अच्छे पेंटर थे, बहुत फेमस पेंटर थे। तो वो ना ही तबला वादक थे, ना ही सितार वादक थे और ना ही शास्त्रीय गायक थे। राजा रवि वर्मा जो थे वो आपके एक बहुत ही अच्छे फेमस चित्रकार थे। ठीक है। अब देखो जीके का पोर्शन हमारे 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हमारे साइंस का पोर्शन स्टार्ट होगा, तो ये भी अच्छे से करिए। अब जीके में अब सबसे पहले आप अपने आप को ये फाइंड आउट करिए कि जीके में आपको किस सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। आपको खेल से रिलेटेड डेली जो क्वेश्चन होता है वो आपको आता है तो दैट्स ओके कि आपका खेल का सेक्शन बहुत अच्छा है। आपका इतिहास से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके करेक्ट हैं, मतलब हिस्ट्री का पार्ट आपका दैट्स ओके है। तो आपके किस सेक्शन में प्रॉब्लम है आप उसको फाइंड आउट कीजिए और उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए, कि ताकि जो आपका सेक्शन बढ़िया है, जो जिसमें आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, उस सेक्शन को, आपका जो वीक सेक्शन है उसकी वजह से प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। तो आप उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अदिश राशि है? ऊर्जा, संवेग, बल, आघूर्ण या ये सभी? तो आपकी अदिश राशि कौन सी है? तो ऊर्जा जो है वो आपकी अदिश राशि है, संवेग, बल, आघूर्ण ये नहीं है। ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी फर्स्ट लीवर का उदाहरण है? प्लायर, सरोता, चिमटा या ये सभी? बताइए कौन सा श्रेणी फर्स्ट जो है वो लीवर का उदाहरण है? प्लायर, सरोता, चिमटा। तो ये सारे के सारे जो है वो श्रेणी फर्स्ट के ही उदाहरण है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ये बोल रहा है कि शक्ति क्या कहलाती है? कार्य करने की दर को, कार्य करने की क्षमता को, गति परिवर्तन की दर को, दिशा परिवर्तन की दर को। तो बताइए शक्ति क्या कहलाती है? शक्ति जो है वो आपकी
कार्य करने की दर जो है उसको आप शक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है कार्य करने की दर जो है, किस रेट पे आप काम करते हैं, उससे आपकी एफिशिएंसी भी डिसाइड हो जाती है कि आप किस रेट से काम कर रहे हैं, तो उसमें आपकी क्षमता भी आ जाती है। जिस रेट से करोगे आपको पता चल जाएगा कि आप किस एफिशिएंसी से काम कर रहे हो, तो वो आ जाएगी आपकी कार्य करने की दर। उसी को आप क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अब देखिए 19 फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 डिग्री तापमान सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा? बताइए 37 डिग्री, 54 डिग्री, 61 डिग्री या 64 डिग्री। तो बताइए फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो 98.6 डिग्री तापमान सेल्सियस पैमाने पर जो है वो 37 डिग्री होगा। कितना होगा आपका? 37 डिग्री होगा। देखिए नेक्स्ट, मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग में आता है? गोलीय, उत्तल, समतल या अवतल? बताइए मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा जो दर्पण है आपका आता है? तो इसके अंदर जो है आपका ना ही गोलीय, समतल, अवतल, उसके अंदर आपका उत्तल दर्पण आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग मतलब D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक में, शीतलक में, परिरक्षक में या नियंत्रक में? बताइए। तो नाभिकीय रिएक्टर जो उसमें भारी जल का प्रयोग जो है आपका मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? बताइए नाइट्रोजन या ऑर्गन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए विद्युत बल्ब जो है उसमें से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? उसमें से आपकी नाइट्रोजन या ऑर्गन? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन या ऑर्गन। कौन सी? नाइट्रोजन या ऑर्गन। अब देखिए नेक्स्ट, किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है? हाइड्रोजन का, हीलियम का, ऑक्सीजन का या बोरोन का? किस तत्व का परमाणु जो है वो सबसे छोटा होता है? तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बोरोन तीनों का ही नहीं होता, हीलियम का जो परमाणु है वो सबसे छोटा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा यौगिक एक परोक्साइड है? बताइए निम्न में से कौन सा यौगिक एक परोक्साइड है? H2O2, Na2O2, BaO2 या ये सभी? तो जो यौगिक परोक्साइड है ये सारे के सारे जो हैं आपके क्या हैं? यौगिक परोक्साइड हैं। सारे के सारे आपके क्या हैं? यौगिक परोक्साइड हैं। ठीक है, निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? बताइए सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है आपका? लोहा, सोना, तांबा या हीरा? सबसे कठोरतम पदार्थ की बात अगर आप सोच रहे होंगे कि लोहा सबसे ज़्यादा कठोर होता है, लोहे को जब तोड़ा जाता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बट लोहा जो है उसको आप मेल्ट कर सकते हैं। सबसे कठोर पदार्थ जो है ना आपका, आप लोहे को भी मेल्ट कर सकते हैं, आप सोने को भी कर सकते हैं और तांबे को भी कर सकते हैं। तांबे और सोने को कर सकते हैं लेकिन लोहे को भी कर सकते हैं, लेकिन हीरा जो है एक ऐसा पदार्थ है उसको आप मेल्ट नहीं कर सकते। ये आपका सबसे कठोर, सबसे हार्ड जो पदार्थ है वो आपका हीरा होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का लिंग मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? पिता, दादा, माता या नाना? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पिता। ठीक है, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्न में से कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता? डेंगू ज्वर, टाइफाइड, पित्त ज्वर या फिलपांव? तो बताइए मच्छर के काटने से कौन सा नहीं फैलता? तो डेंगू के तो नाम से ही आपको पता है कि डेंगू तो जो है मच्छर से ही फैलता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए तो आपका गलत हो गया। फिर टाइफाइड, पित्त ज्वर और फिलपाव, तो आपके जो टाइफाइड है वो एक ऐसा रोग है जो मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता, बाकी ये तीनों जो है वो आपके मच्छरों के द्वारा फैलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज के अंकुरण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? बताइए
पानी की, हवा की, ताप की या ये सभी की? बीज के अंकुरण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो बीज के अंकुरण के लिए आपको पानी की भी आवश्यकता होती है, हवा की भी होती है और ताप की भी होती है। यदि पानी नहीं है तो भी वो फूट नहीं सकता, यदि हवा उसको नहीं मिलेगी तो भी नहीं, और यदि ताप थोड़ी बहुत ऊर्जा नहीं मिलेगी उसको तो भी नहीं, सूर्य नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए? ये तो आपका जो है वो 6th-7th क्लास से, जब से आपकी साइंस आप पढ़ रहे हो तब से ही आता है। विटामिन ए की कमी से आपके रतौंधी, स्कर्वी, रिकेट्स या बेरीबेरी? तो विटामिन ए की कमी से जो है ऑलवेज आपके रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए, रतौंधी जो है आपका आइज से रिलेटेड होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब शहद का मुख्य घटक है, शहद का मुख्य घटक क्या है? ग्लूकोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रक्टोज? तो जो शहद है उसका आपका मुख्य घटक जो है वो होता है फ्रक्टोज। क्या होता है? फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो आपका जीके और जीएस का सेक्शन खत्म हो गया। अभी हम हमारा रीजनिंग का सेक्शन करेंगे। तो अभी देखिए रीजनिंग के क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्या है रीजनिंग का क्वेश्चन हम समझते हैं। देखो क्वेश्चन जैसे जैसे बड़ा है क्वेश्चन, ये मत समझना बड़ा है तो डिफिकल्ट है, नो डोंट वरी। देखो अब इसको हम रीड आउट करते हैं। एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है, वह घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत 135 डिग्री मुड़ जाता है और उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप 180 डिग्री पर मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है? देखो एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। इसको थोड़ा सा छोटा और कर लेते हैं हम स्पेस के लिए। देखो ये बोल रहे हैं, हम सबसे पहले तो हमारी दिशाएं क्लिक कर लेते हैं। हमने राइट डाउन कर ली, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ, ये साउथ, ये हमारा क्या हो जाएगा ईस्ट पूर्व, और ये हो जाएगा हमारा पश्चिम, ठीक है, ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि दक्षिण दिशा की ओर मतलब नीचे की तरफ मुंह करके खड़ा है वो, वह घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत 135 डिग्री मुड़ जाता है। अब देखो घड़ी की सुई की, अगर घड़ी की सुई की दिशा करे तो ये ऐसे चलेगा, लेकिन ये उल्टी दिशा में चल रहा है तो ऐसे चल रहा है, और ये 135 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये जो कोण होता है ये कोण आपका पूरा 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 डिग्री का होता है, तो यहां से आपका आधा और चल लेगा वो, तो 90 और 45 कितना हो गया आपका 135। ये उसने कितने डिग्री का कोण बनाया यहाँ पे 135 डिग्री का, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप, अब जैसे घड़ी की सुई की दिशा चलती है वैसे चलेगा और 180 डिग्री का कोण बनाएगा। तो बताइए यहां से जब उसने चलना शुरू किया तो यहाँ पे 45 और 90 135, 135 में आप 45 जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ आके रुकेगा वो, कहाँ रुकेगा, यहाँ आके रुकेगा। तो यहां आके रुकेगा। तो अब बोल रहा है वह किस दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। अब वो नीचे की तरफ मुंह करके खड़ा है, और कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, ये देखो दक्षिण, और ये हो जाएगा आपका पश्चिम। कहाँ पे खड़ा है ये आपका दक्षिण और पश्चिम। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वह अब किस दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा है, वो दक्षिण पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है। ठीक है, समझ में आया। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट है 30 लड़कों की एक पंक्ति में सोहन का स्थान बाईं ओर से 17वां है, जबकि मोहन का दाईं ओर से 17वां है। इन दोनों के मध्य उस पंक्ति में लड़कों की संख्या क्या है? ठीक है, तो 30 लड़कों की एक पंक्ति में, 30 लड़कों की एक पंक्ति में 30 ये है एक पंक्ति, ठीक है। अब सोहन का स्थान बाईं ओर से, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, टोटल हो गए आपके 30। अब सोहन का स्थान जो है वो बाईं ओर से कितना हो गया, सपोज यहाँ पे 17वां हो गया, ठीक है। जबकि मोहन का दाईं ओर से 17वां है। तो ये आपको बोला है कि इन दोनों के मध्य उस पंक्ति में लड़कों की संख्या, सपोज यहाँ पे कुछ आएगा क्योंकि 30 का 17 और इधर से आप 17 करोगे तो यहाँ से मतलब 17 आएगा ना। तो इन दोनों के बीच में आपको, मोहन और सोहन के बीच में आपको स्टूडेंट बताने कितने। तो हम क्या करेंगे,
सोहन का बाईं ओर से है तो हम मोहन का भी बाईं ओर से निकाल लेते हैं। मोहन का भी क्या कर लेते हैं, बाईं ओर से निकाल लेते हैं। कौन सा है, तो बाईं ओर से निकालेंगे तो 30 में से 17 घटाओगे आप क्या आ जाएगा, 13। ठीक है, ये 17वें स्थान पे तो है ही ना, तो हमने 13, ये 17 भी लेस कर दिया, इसमें एक ऐड कर देंगे। मतलब ये जो मोहन है वो बाईं ओर से कितना है, 14वें स्थान पे। ये कितने स्थान पे हो जाएगा, 14वें। अब इन दोनों के बीच में देख लो कितने बच्चे हो गए, 14, 15 और 16। कितने बच्चे हो गए, 15 और 16, 2 बच्चे इन दोनों के बीच में है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे तो जो दे रखा हो उसको करते जाओ तो आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, देखो आपको ये जो कंटेंट है, आपको अगर अच्छा कंटेंट चाहिए तो आपको हमारे चैनल पे जो आपको बुक्स भी प्रोवाइड करवाई जाती है, तो आप जो है वो ई बुक भी ले सकते हैं हमारे चैनल पे, और जो है आप घर बैठे भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे चैनल से घर बैठे भी बुक मंगवा सकते हैं। तो आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन जो है उससे आर्मी, जीडी, ट्रेड्समैन, उसकी जो है आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा, और फिर आपको जो है कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका 100% एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी बुक मंगवाइए और अपना एग्ज़ाम क्लियर करिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। अब हमें बताना है कि इसमें क्या आएगा। देखो आपको सीरीज दे दी, GRIPKNML। ठीक है, अब देखो जी कितने नंबर पे, 7 नंबर पे, आई कितने नंबर पे, 9 नंबर पे, के कितने नंबर पे, IJK 11 नंबर पे, एम कितने पे, 13 पे। अब इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का, 2 का, 2 का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 + 2 आप करोगे कितना आ जाएगा, 15, और 15 पे आपका क्या आता है, O। ठीक है, अब देखो R और P के बीच में कितना डिफरेंस है, R 18 नंबर पे, ये 16 नंबर पे, वो -2। ठीक है, अब ये 14 नंबर पे -2, ये 12 नंबर पे -2। अब इसमें से करोगे कितने नंबर वाला आएगा, 10 नंबर पे। 10 नंबर पे आपके क्या आता है, J। 10 नंबर पे क्या आता है, J। तो OJ ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो जो बोलता है वैसे वैसे करते जाओ तो आपका इजीली क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। अब देखो BM, IM और HL आपको ये दे दिए, तो इसके अकॉर्डिंग ये बना हुआ होगा, तो आपको ये बनाना है। तो अब देखो इसमें देखो B कितने नंबर पे, आपको यहाँ लिख लेते हैं BF। ठीक है, और IM, B कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, ये कितने नंबर पे, 9 नंबर पे। तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस हो गया, 7 का। ठीक है, F कितने नंबर पे, F 6 पे है, और M कितने नंबर पे, 13 पे। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इसमें भी कितने का डिफरेंस हो गया, 7 का। ठीक है, तो अब ये भी हमारा यही हो जाएगा। 8 नंबर पे H है, तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15। 15 नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, O। ठीक है, L कितने नंबर पे, 12। 12 और 7 कितना हो जाएगा, 19। 19 नंबर पे क्या आ जाएगा, S। ऑप्शन नंबर A जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर A OS। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द को चुनिए, हाथ, नाक, दिल और आंखें। तो अलग कौन सा हो जाएगा, देखो हाथ, नाक और आंख, ये तो तीनों आपके क्या है, आपके शरीर के बॉडी अंग है, जिसको टच कर सकते हैं, जिनको देख सकते हैं, जो बाह्य अंग है। और दिल जो है वो आपका इंटरनल पार्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका इनमें से अलग हो जाएगा। अब देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, 2, 3, 5 और ये सभी। तो अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है, तो 2, 3, 5। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें खुद का और 1 का भाग जाता हो। तो 2, 3, 5 ये तीनों आपकी क्या हो जाएगी, प्राइम नंबर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें डिवाइड करना है 17 में 90 का। ठीक है, तो 17 में 90 का डिवाइड करना है, तो पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको 0 लगाना पड़ेगा। इस 0 से 0 गया।
ठीक है, 0 से 0 गया। अब इस 0 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमने ये 0 हटा लिया, मैंने यहीं पे बता दिया आपको, ठीक है, इसको हटा दिया। अब देखो, या तो इसको हटा दो या 90 को 170 में भाग दोगे, बात एक ही पड़ेगी। तो 9 एकम 9, ठीक है, यहाँ पे कितना बचा 8, ये आ गया 80। अब देखो 9 आठे 72, ये कितना बचा आपका, फिर 8 बच गया, फिर आपके क्या आ जाएगा 8 8 8 8, ऐसे ही चलता जाएगा, क्या कि 8 8 8 8 चलता जाएगा। इसलिए आप इसको क्या लिख सकते हैं 0.18, 8 के ऊपर आपके 12 आ जाएगा, क्योंकि ये 8 कभी भी आपके फिनिश होने वाला नहीं है, सो ऑन कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट, अब देखो मल्टीप्लाई में मैंने बताया था तो ऐड कर देंगे, तो जब डिवाइड होगा तो हम क्या कर देंगे, हमेशा जब डिवाइड होता है तो a की पावर 13 माइनस 8 कर दो, तो 3 2 5, तो a की पावर क्या आ गई 5। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एनी डाउट? देखो नेक्स्ट, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, बिकॉज पूरा क्वेश्चन दिखेगा नहीं आप लोगों को। देखो, निम्न चित्र किस त्रिभुज का है बताइए। ये बोल रहा है कि ए और बी बराबर है लेकिन सी इनके बराबर नहीं है, तो जब तीनों भुजाएं बराबर होती है तो उसको आप क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। जब दो भुजाएं बराबर होती है और तीसरी भुजा बराबर नहीं होती तो उसको क्या बोला जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस त्रिभुज को क्या बोलेंगे आप, समद्विबाहु त्रिभुज। और जब तीनों भुजाएं अलग अलग होती है तो उसको बोलते हैं आप विषमबाहु त्रिभुज। तो इस त्रिभुज को क्या बोलेंगे आप, समबाहु। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट, एक वर्ग की भुजा 11 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखो, जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो क्या होता है आपका, भुजा की स्क्वायर। तो आपकी भुजा क्या है 11, 11 इंटू 11, तो आपके क्या आ जाएगा क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 121 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है बताइए। tan 45 डिग्री का 0 होता है, 1 होता है, √3 होता है, या 1/√3 होता है। तो tan 45 का मान हमेशा आपका 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो ये बोल रहा है कि 3/2 डिवाइड 3/2 इंटू 2 प्लस 3/2। अब आप इसको जो है बताइए कैसे सोल्व करेंगे। तो इसका सोल्व करने का तरीका है हमारे पास, 3/2, जब भी कोई चीज़ डिवाइड में और उसको मल्टीप्लाई में करनी है तो आप क्या करोगे, 2/3 इंटू 2 प्लस 3/2। तो देखो 2 से 2 गया, 3 से 3 गया। अब आपने इसका एलसीएम लिया, मैं आपको लेके दिखा देती हूँ सीधा, यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 3 7, ये आ जाएगा 7। अब आपने एलसीएम लिया, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, प्लस 2 एकम 2 3, तो ये आ जाएगा 7/2। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये बोल रहा है कि लैसे इंटू मैसे बराबर होता है दो संख्याओं के घटाव के, दो संख्याओं के गुणनफल के, दो संख्याओं के योग के, दो संख्याओं के विभाजन के। तो एलसीएम और एचसीएफ को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बराबर होता है दो संख्याओं के गुणनफल के, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहा है ये 20 का 20% कितना होता है बताइए। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 20 का 20% कितना होता है। 20 का 10% 2 होगा तो 20% 4 होगा, लेकिन फिर भी ये करके दिखा देते हैं। 20 का 20% कितना होगा, देखिए 2 दूनी 4। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं थी, आपको ऐसे ही टिक कर देना था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, बोल रहा है
एक सब्जी विक्रेता ने नींबू 1 रुपए के 6 की दर से खरीदे। इन पर 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए के कितने नींबू की दर से बेचना होगा। देखो, अब उसने 1 रुपए में कितने नींबू बेचे, खरीदे, 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे, 6 नींबू। ठीक है, अब उसे इस 1 रुपए पर क्या चाहिए, इन 6 नींबुओं 1 रुपए पे प्रॉफिट चाहिए ना, तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इसे 20% लाभ, इसे 20% जो है वो क्या करेगा, 1 × देखो, एक सब्जी विक्रेता नींबू 1 के 6, तो अब देखो ये क्या करेगा, 6 × सॉरी 1 रुपए के प्राइस हमें बढ़ाने हैं ना, सॉरी देखो ये इसकी क्या हो गई, देखो एक बार मैं फिर से ही बता देती हूँ आपको। देखो ये इसकी क्या हो गई, परचेज प्राइस इसकी क्या हो गई, 6 नींबुओं की 1 रुपए। ठीक है, तो हम 6 नींबुओं की सेल प्राइस निकाल लेते हैं। सेल प्राइस हमें 20% प्रॉफिट चाहिए, तो 120। ठीक है, ये आ गया 6, ये आ गया 5, मतलब ये इसकी 6 नींबुओं की सेल प्राइस क्या आ गई, 6/5 रुपए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 6 नींबुओं की जो परचेज प्राइस है, सेल प्राइस है, वो कितनी आ गई आपकी, 6/5। तो एक जो है 6 नींबुओं की कितनी हो गई, 6/5। देखो एक ये 6/5 हो गई कितने की, 6 नींबुओं की। तो अब ये बोल रहा है कि 1 रुपए के कितने नींबू की दर से बेचेगा। ठीक है, 6/5 रुपए के उसने कितने, 6/5 रुपए के उसने कितने नींबू बेचे, 6 नींबू। अब 1 रुपए के वो कितने नींबू बेचेगा, 6 × 5/6। इसको उल्टा कर देंगे, अब 6 से 6 गए तो 1 रुपए में वो कितने नींबू बेचेगा, 5 नींबू। तब उसको 1 नींबू का क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो 6/5 में से 1 रुपया लेस करेंगे तो वो जो प्राइस है वो उसका 1 नींबू का, वो उसको प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ए तथा बी का औसत क्या होगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, a + b/2। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा औसत, a + b/2। देखो, एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 से गुणा करने पर यह संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाती है। देखो ये बोल रहा है कि 4050 जो है, इसको आप कोई पॉजिटिव संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका वो एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो हम सबसे पहले सबसे छोटी से ही मल्टीप्लाई करके देखते हैं। आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 दूनी 8 और 50 को 2 से करेंगे तो 100। ये कितना आ गया आपका, 8100। और आपको पता है 8100 एक पूर्ण वर्ग है। ये किसकी है, आपकी 90 की। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में दुगना हो जाता है तो ब्याज की दर। अब देखो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट आपने मान ली कितनी, 100 रुपए, वो कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है, कितनी, 200 हो जाती है 5 साल में। इंटरेस्ट कितना हो गया उसका, इंटरेस्ट हो गया 200 - 100 रुपए का उस पर इंटरेस्ट लगा तभी वो 200 बनी है। कितने सालों में लगा, 5 सालों में। कितने रुपए लगा, पर साल 20 रुपए लगे। तो 20 रुपए जो है वो कितना परसेंट होगा 100 का, 100/100। तो 20 रुपए जो है वो 20% हो जाएगा। तो उसकी रेट क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी जो है 20% आपका आंसर हो जाएगा। उसकी किस रेट से 20% से लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा 5 सालों में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपका 7 अब इसमें अनुपात दिया आपको 7:x = 17/5 22.5। अब ये बोल रहा है x का मान निकालिए, पॉइंट से पॉइंट गया
अब ये काट दीजिए, 25 7 है 175 और 25 निम 225। x इजिकल टू 9 7, ये देखो 7 से 7 गया तो x इजिकल टू आपका क्या आ गया 9। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जितना हो सके उसको वहीं काट दो तो आपको इजी हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखो, एक बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसके द्वारा 4 घंटे 30 मिनट में तय की गई दूरी होगी। देखो एक बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसके द्वारा 4 घंटे और 30 मिनट चली है। तो पहले 4 घंटे और 30 मिनट को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, घंटों में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो कट हो गया 1 2। अब इसका एलसीएम लिया आपने 2 2 चौके 8 प्लस 1, ये आपका क्या आ गया 9/2 आवर घंटे। अब आपका दूरी क्या होती है, आपको दूरी निकालनी है। दूरी होती है आपकी चाल इंटू समय। ठीक है, अब चाल क्या है आपकी 60 और चाल है आपका 60 और समय है 9/2, ये क्या आ जाएगा 30 से कट जाएगा तो 3 निमा 27, 270 किलोमीटर। 270 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अभी सब मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और किस सेक्शन में प्रॉब्लम है, तो आप उसी को अपना इम्प्रूव करिए। ठीक है, और कोशिश करिए कि आपकी रोंग जो है कम से कम क्वेश्चन हो ताकि आपका एग्जाम 100% क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच आज की वीडियो देखने के लिए। कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।